ये देश झेल चुका है। बावजूद इसके चुनाव दर चुनाव की एंट्री हो जाती है, अब वोट जिहाद आ जाता है, मुसलमान आ जाता है, चुनाव बीत जाता है, लेकिन वो जो समाज का ताना बाना सा है, बंधुत्व वाला, भाईचारे वाला, उसको वो थोड़ा कमज़ोर सा करता चलता है। मैं सिर्फ सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इन विषयों पर कभी चुनाव की गहमा गहमी से दूर अगर आप बैठकर विचार करते हैं तो इस देश के मुसलमान को लेकर आपको दया ज़्यादा आती है कि इसको हर बार वोट बैंक के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ाई जाती है और ये धोखे में खुश हो जाता है, आपको गुस्सा आता है कि इसको हर बार वोट बैंक के नाम पर धोखा दिया जाता है और ये फिर भी सह रहा है धोखे को? मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं उस दिन बहुत चौंक गया था जिस दिन देश के एक प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा। हमारे यहाँ पहले प्रधानमंत्रियों के लाल किले से बोलने की स्टाइल थी, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसा बोलते थे, वर्णन करते थे। मैं हैरान हो जाता था, ये सबका अलग आइडेंटिफिकेशन किसको एड्रेस कर रहे हो तुम? क्या देश का प्रधानमंत्री ये नहीं कहता मेरे प्यारे देशवासी? मैं गुजरात में था तो मैंने शुरू किया 5 करोड़ मेरे गुजराती, मैंने टर्मिनोलॉजी शुरू की, धीरे धीरे सबको करनी पड़ी ताकि कोई इधर उधर भटके ना। सब मेरे हैं, सही बात है, बिल्कुल। उनको भी फील होगा हम गुजरात का भला करने के लिए हम गुजरात के नागरिक हैं। ये वातावरण मेरे यहाँ भी मैं 140 करोड़ मेरे देशवासी बोलता। शुरू में आया तब 120 करोड़ देशवासी बोलता था। हमने अपनी भाषा टर्मिनोलॉजी में एकता की तरफ जोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बनाया है और मैं तो चाहूँगा कि आपके एबीपी की कोई बड़ी मीटिंग वहीं करनी चाहिए आप लोगों ने। जी देखेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा है वो तो एक बात है, लेकिन उसमें नाम रखा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्यों? तो सरदार साहब के साथ देश की एकता का मुद्दा जुड़ा हुआ है और मैं मानता हूँ कि एकता ये भाव निरंतर चलता रहे। अभी मेरी सरकार ने एक योजना बनाई इस बजट में, 50 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट स्टेट को हम पैसे देते हैं ताकि आप अगर कोई डेवलपमेंट, उसमें एक मेरी योजना ये, अगर आप हर राज्य के कैपिटल में एकता मॉल बनाते हैं, एकता मॉल के पीछे कल्पना ये, उस एकता मॉल में हिंदुस्तान के हर राज्य की हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। यानी मुझे लखनऊ के एकता मॉल में गया और मुझे केरल की चीज़ चाहिए तो वहाँ मिल जाएगी। एकता का भाव बनना चाहिए। हम विघटन का भाव बना रहे हैं। जहाँ तक आपने जो चिंता व्यक्त की, ये चिंता सही है। वोट जिहाद, कोई मदरसा से निकला हुआ कोई मौलवी बोल देता तो अभी भी मानते ही चलो भाई इसकी शिक्षा दीक्षा से। एक हाईली क्वालिफाइड फैमिली से वोट जिहाद की बात निकलती है तब चिंता बढ़ जाती है, कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई छोटे मोटे लोग इधर उधर बोलने वाले कहीं पर भी मिल जाएंगे तो मैं उनके लिए शिकायत नहीं करता। और शाही परिवार के निकट परिवार, हाईली क्वालिफाइड फैमिली, उसने ये रास्ता अपनाना ये चिंताजनक है। तीसरी बात है, मैं अपना गुजरात का एक अनुभव बताता हूँ। अहमदाबाद में एक मार्केट है माणिक चौक में, बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है। कोई इतनी भीड़ रहती है, अब साइकिल नहीं चला सकते, साइकिल हाथ में लेकर के नहीं जा सकते, पैदल भी चलना है तो आपको पार करते करते 15-20 मिनट लग जाएगी। और वो सारा का सारा व्यापारी मुसलमान है और सारा का सारा खरीदार हिंदू है। यानी 100% व्यापारी मुसलमान, 100% खरीदार हिंदू। बड़ा यूनिक सा है। तो मैंने 30-40 लड़कों को ट्रेन किया। मैंने कहा तुम लोग 3 दिन लगातार इस मार्केट में घूमते रहो और इनको जरा चिढ़ाते रहो, सब व्यापारियों को। ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछो, खरीद करने जाओ कभी, क्यों चाचा दिवाली कैसी है? जवाब क्या आते थे? है अरे भाई बहुत अच्छी दिवाली। फिर चिढ़ाओ जरा, अरे ये राक्षस बैठा है और तुम्हारी दिवाली ठीक है, मोदी बैठा है यहाँ, तुम क्या बात करते हो? मोदी के खिलाफ मत बोलो, इसकी माँ को पता चलेगा ना मुझे हमको खाना नहीं मिलेगा। तो बोले क्यों? बोले ये मेरा लड़का कभी दुकान नहीं आता था, ये मोदी है ना, बोले रेगुलर दुकान आता है। बोले पहले ये भटकता था, ये बोले ये बच्चा है ना, बोले छुट्टियाँ है तो आया है, पढ़ता है, बोले पहले पढ़ता नहीं था।
तो सब उसकी माँ इतनी खुश है मोदी पर। ये मेरा 2002 की दिवाली का अनुभव है जी। ये एक यूनिक सोशल सेलिब्रेशन है। यानी जो मुसलमान समाज जी, मैं तो उसी बस्ती में बड़ा हूँ, मेरे घर के अगल बगल में पसमंदा समाज के ही सब लोग हैं जी, जहाँ में मेरा जन्म हुआ। इतने अच्छे सब उनके पास हाथ में इतनी अच्छा बढ़िया स्किल है जी। हम इसको ताकत दें, देश का भला होगा। हम ही उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं हमारी राजनीति करने के लिए। उनको उनके नसीब पर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। ये जो उनके ठेकेदार बने हुए हैं ना, अब मुझे बताइए, इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, किसने मुस्लिम लीडर पैदा किया मुझे बताइए। हिंदू लीडर हैं जो मुसलमान के ठेकेदार बने हैं। बाकी सब ये हिंदू लीडरों ने बिन साहब का चोला पहन करके इनको अपने कब्जे में रखा हुआ है। अब ये मुसलमान समाज को आत्मचिंतन करना चाहिए। दूसरा, एज ए गवर्नमेंट मेरा काम क्या है? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए समान। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँ सर, तो मैंने क्या कहा, मुझे अब चलना है 100% सैचुरेशन। मानो मेरे पास 4 करोड़ घर है और 4 करोड़ लाभार्थी की सूची है, तो मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन के बिना उन लाभार्थियों को मकान देना है। हो सकता है किसी को जनवरी में मिलेगा, किसी को मार्च में मिलेगा, लेकिन क्योंकि तुम इस जात के हो तो मिलेगा, उस जात के हो तो नहीं मिलेगा, इस धर्म के हो तो मिलेगा, उस धर्म के है तो नहीं मिलेगा, ये नहीं चलेगा। दूसरा, मैं जब 100% सैचुरेशन कहता हूँ तो सामाजिक न्याय की गारंटी है। मैं जब 100% सैचुरेशन कहता हूँ तो सेकुलरिज्म की गारंटी है। मैं जब 100% सैचुरेशन की बात करता हूँ तब ट्रांसपेरेंसी की गारंटी है, नो करप्शन। तो हर एक को मालूम है कि 3 महीने के बाद मिलना है, चलते 1 रुपया मांगेगा नहीं दूंगा, मैं बैठा हूँ देखता हूँ, मोदी ने कह दिया मिलने वाला है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ नारा नहीं है जी, मेरी हर चीज में वो प्रैक्टिस है, हर चीज में। अब देखिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जी, 38 लाख करोड़ रुपीस हमने डीबीटी किया है। 38 लाख करोड़। अगर राजीव गांधी के हिसाब से मैं देखूं 1 रुपये में 15 पैसा पहुंचता है, तो 38 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ करीब गबन हो गया होता, किसी पंजे ने मार लिया होता। आज 38 लाख करोड़ उसको पहुंचा है। आप इंस्टाग्राम पर से अब देख रहे हैं 1000 रील मिलेगी जब मुस्लिम समाज कहता है कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। वो तो आंकड़ों में नजर आता है। हाँ। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जो मुसलमानों की इस देश में आबादी है, अगर लाभार्थी इन योजनाओं के देखा जाए तो मुसलमान तो उससे बहुत ज्यादा है, मतलब बढ़ चढ़कर उनको मिल रहा है। सबको मिला है जी, सबको मिला है जी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं मोदी जी जो पसंद और नापसंद की बात कहते हैं कि मुसलमान पसंद करता है, कुछ कहते हैं कि नहीं पसंद करते मोदी को। ये सवाल उठता है। ऐसा है कि लोकतंत्र में ये उसका अनिवार्य अंग है। अगर सब लोग मुझे पसंद करें तो वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? ये तो तरीका नहीं हो सकता। फिर तो वो मजबूरी है उनकी कि मुझे पसंद करना पड़े, मुझे वो नहीं चाहिए जी। जिस दिन वो कन्विंस हो जाए, जिस दिन उनको लगे कि हाँ यार हमारा भविष्य इसमें है। दूसरा, मुसलमान को भी समझना हो, देश के भविष्य के साथ उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। वो ये माने कि देश डूब जाएगा और बच जाएगा, वो होने वाला नहीं है जी। और देश बनेगा और मुझे घर बैठे मिल जाएगा, तो एक स्थिति आएगी कि शायद न भी मिले, क्योंकि जो रुपये को खींचता है जी, जो फिर आगे निकल जाएगा। और इसलिए मैं उनको कहता पढ़ाओ भाई, बच्चों को पढ़ाओ, अवसर है। तुम मौका खो रहे हो फिर रह जाओगे जी। तुम्हारा काम है इसलिए मैंने एक मेरा बहुत पहले 2013 के इंटरव्यू, मैंने कहा एक हाथ में कुरान हो मुझे इतना नहीं, लेकिन एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। जी मुझे उनका भविष्य बनाना है, वो पीछे रह जाएंगे, मुझे दर्द है जी। दुनिया बहुत तेजी से आगे चली जाएगी और ये इसकी हमें चिंता करें। और मुझे बताइए साहब, कोई देश 10% का हो, 12%, जो भी हो, अलग अलग लोग आंकड़े बताते हैं, वे अगर अविकसित रह जाए, वे अगर समृद्ध ना हो, तो मेरा देश समृद्ध हो सकता है क्या? आपका शरीर है, वजन अच्छा है, ऊंचाई अच्छी है, सब मजबूत है, लेकिन एक हाथ जी नहीं है, अच्छे काम नहीं करता है, उसको स्वस्थ माना जाएगा क्या? सभी अंग स्वस्थ होने चाहिए।
तो ये भी मेरे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर वो अस्वस्थ होगा, मेरा देश कैसे स्वस्थ हो सकता है जी? जी, मोदी जी, पसंद नापसंद की बात से ही जुड़ा हुआ ये सवाल है कि विपक्ष में भी ऐसे बहुत से नेता हैं जो निजी तौर पर आपको पसंद करते हैं। हो सकता है उनकी पार्टी की मजबूरी हो कि आपको विरोध करना पड़ता है, आपके खिलाफ बोलना पड़ता है, लेकिन विपक्ष में ऐसा कौन नेता जो नरेंद्र मोदी को पसंद हो? ऐसा है कि मैं नाम बताऊं वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने देखा, मैं अलग से उदाहरण जी। दूँ, कोर्ट के अंदर वकीलों के बीच में कैसे लड़ाई होती है, एकदम। लेकिन उनके पारिवारिक दोस्ताना बहुत अच्छा होता है। ये आपको दिखता है। पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत कुछ होने के बाद भी अपनापन भी तो होता है जी। अपनापन होता है। जैसे प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के थे, अब मुझे याद है कि 2019 के चुनाव के दरमियान उन्होंने 3-4 बार मुझे फ़ोन किया होगा, इलेक्शन 19 में। जी। हाँ, उन्होंने कहा भाई मोदी जी, मेरा एक क्षेत्र नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करोगे, तबीयत को कौन देखता है? बड़ी वो तो कांग्रेस से थे, मैं तो बीजेपी का था, बिल्कुल। और मैं कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रहा था 19 में। फिर भी वो मुझे फ़ोन करके कहते थे। आप भी तो उन्हें दादा बोलकर बहुत सम्मान करते हाँ, मैं उनको बहुत सम्मान करता, और वो तो मैं सीएम बना उसके पहले भी करता था। ऐसा होता था कि मैं यहाँ दिल्ली में रहता था, जी। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं ये राष्ट्रपति भवन हो गई उस इलाके में जाता एकदम। था। प्रणव दा को भी मॉर्निंग वॉक की पद्धति थी, तो एक छोटा डंडा रखते थे, मैं सामने मिल गए तो उनके पैर छूता था। उस समय जब आप संगठन का काम देखते थे। मैं पार्टी का संगठन करता था, वो कांग्रेस के मिनिस्टर थे। जी। हाँ, वो पैर चलते थे, मैं उनके पैर छूता था जी। सार्वजनिक जीवन में जी हमें सबका, अब जैसे हमने नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया, हमने प्रणब दा को भारत रत्न दिया, उससे कोई वोट पाने का काम नहीं है जी। इस देश में ऐसा तो नहीं चल सकता मेरों के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं करूँगा। हमने गुलाम नबी साहब को हमने पद्म भूषण दिया, हमने बेग साहब जम्मू कश्मीर के, जी। उनको दिया। देखिए साहब, ऐसा है। अब देखिए, हमें राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला 3 बार। अटल जी को 1 बार मिला, 2 बार मुझे मिला। अटल जी को मिला तो हमने मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया, जी। मुझे मौका मिला तो हमने पहले दलित को बनाया, बाद में आदिवासी बनाया। ये सबका साथ सबका विकास का मंत्र है। पॉलिटिकली भी मेरे इन सबसे अच्छे संबंध है, सबसे, जी। सिवाय कि शाही परिवार, मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन मैं उनके तकलीफ के समय हमेशा बहुत प्रोएक्टिव रहा, तुरंत चिंता करना। कुछ भी हुआ है तो एक बार शायद 19 का कोई चुनाव था, और सब महाराष्ट्र में राहुल जी के हवाई जहाज़ को कुछ गड़बड़ हुआ, तो तुरंत मुझे पता चला कुछ, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई, राहुल गांधी? हाँ, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई, दूसरा मैं बताता हूँ। एक बार सोनिया जी काशी में जी। मेरे खिलाफ रोड शो कर रही थी चुनाव में। अब उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो मुझे पता चला। मैंने कहा भाई, आप उनको स्पेशल प्लेन दीजिए और उनको ले आइए यहाँ। तो फिर मुझे बताया कि साहब, बनारस एयरपोर्ट पे हम ले गए हैं, धीरे धीरे सेटल होने दो। तुरंत मैंने फ़ोन किया था। एक बार दमन में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, उसमें अहमद पटेल थे, सोनिया जी थी और कोई और था। तो दमन तो गुजरात के बाहर था, मैं सीएम था, तो मैंने उनको फ़ोन किया, अहमद भाई को। मैंने कहा, अहमद भाई, बड़ा गंभीर मामला है, मैं तत्काल एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करता हूँ। कहा साहब, हम लोग सेफ़ हैं, हेलीकॉप्टर को बहुत नुकसान हुआ है, हम लोग सेफ हैं। मैं मानता हूँ ये पीएम के बाद छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी सच साहब, ये सब अपने देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। आई मस्ट, मेरा नाता रहना चाहिए। आते नहीं है ना सामने, आपकी शख्सियत के पहलू सामने निकल कर ही नहीं आते। ऐसा है कि ये चीज़ें, आप तो सवाल पूछा तो बातें निकली, जैसे कि कहने के विषय है नहीं जी, कहने के विषय होते नहीं जी। ये चीज़ें ऐसी होती है जो अपनापन है, इस पर राजनीति नहीं होती है जी, ये अपनापन होता है। मैं बताऊँ, हमारे सांगमा जी, सांगमा जी, अब उनका स्वर्गवास हुआ है। अब उनके यहाँ डेड बॉडी ले जाना तो 3 दिन लग जाते, तो मैंने स्पेशल प्रबंध किया, सारे डेड बॉडी उनका पहुँचाने की व्यवस्था की। तो
ऐसा है कि हमें एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहना होता है साहब। हम ऐसे किसी के खिलाफ कुछ करना ही अपना काम नहीं होना चाहिए। और मेरा सरकार नियम वो अलग बात है। प्रधानमंत्री जी, रामकृष्ण मिशन से आपका